नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी। आज हम फिर से एक साइबर सुरक्षा, साइबर जागरूकता के नए विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज का विषय अति महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा आज के समय में साइबर अपराध इसी विषय पर हो रहे हैं, जिसको हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। डिजिटल अरेस्ट देखा जाए तो वैसे तो कोई भी इसकी कानूनी परिभाषा नहीं है, पर वर्तमान में इस अपराध को जो अलग अलग तरीके से लोगों को साथ किया जा रहा है, क्योंकि ये पुलिस के नाम से या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नाम से, सीबीआई के नाम से लोगों को ऑनलाइन अरेस्ट करने की धमकी देते हुए किया जाता है, इसलिए इसको नाम डिजिटल अरेस्ट दे दिया है। इसमें कैसे ये अपराध होता है, इसको अपराधी कैसे करते हैं, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इससे बचें। यदि किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट जैसी घटना घटित हो गई है और आपको नुकसान हो गया है, तो इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए और कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पुलिस की कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई के साथ साथ सिविल एप्लीकेशन लगाते हुए आप अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो यदि डिजिटल अरेस्ट के नाम से आपके पास कॉल आता है तो तुरंत ऐसे कॉल को कट कर दें, बात नहीं सुने। फिर भी अगर आपके पास कॉल आए तो 1930 पर शिकायत करें। यदि किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट जैसी घटना होती है और आप किसी व्यक्ति को रुपए आपसे डिमांड करता है तो रुपए बिल्कुल ना डालें। फिर भी यदि आप डर कर रुपए डाल देते हैं तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप आईटी एक्ट की धारा 43A और 46 के अंतर्गत फर्जी खाते खोलने वाली बेनिफिशियरी बैंकों के अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की कोर्ट में आप आवेदन दे सकते हैं और क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। जबकि यदि हम कानून की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी शब्द को कानून में नहीं परिभाषित किया गया है। डिजिटल अरेस्ट एक बहुत ही सामान्य या कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि कोई टेक्निकल नॉलेज या हाई टेक अपराधियों होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से साइबर अपराधी एक पुलिस की ड्रेस पहन लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पीछे महापुरुषों की फोटो, एक कहें कि कहने की बात है जो शासकीय पुलिस थानों की या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के कार्यालयों की जो एक बैकग्राउंड इमेज होती है, उस तरह का एक माहौल बनाते हुए वीडियो कॉल करते हैं, या कई बार वीडियो कॉल के बिना ही कॉल पर अलग अलग एजेंसियों के नाम से कॉल करते हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट होने वाली बात कहते हैं। इसीलिए इस अपराध को नाम दे दिया है डिजिटल अरेस्ट। अब ये क्या होता है, कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलग अलग पहलू हैं। कभी इसके जो प्रकार कैसे कैसे ये लोग कॉल करते हैं, तो कभी आपको कॉल करते हैं कि भाई आपके नाम से कोई कोरियर जा रहा था जो इंडिया से पाकिस्तान या चाइना जा रहा है, कोरियर जा रहा है और उसमें कुछ मादक पदार्थ हैं। इसी प्रकार से कभी आपके नाम पर कोई सिम उठी है और उससे कहीं फोन किया जा रहा है या उसका किसी अपराध में उपयोग हुआ है। तो ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं जिससे की वजह से आपको लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं होती है। और जब एक बार इसकी इन बातों में आप आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये आपको डराना शुरू करते हैं। उस डर की वजह से ही तत्काल जो है कि ये इमरजेंसी क्रिएट करते हैं कि यदि आपने जवाब नहीं दिया तो आपको लोकल पुलिस कल अरेस्ट कर लेगी या सीबीआई आपके पास पहुंच जाएगी या आपके घर पे जो भी एजेंसी आपको कॉल करेगी उसके अधिकारी पहुंच जाएंगे। इस डर की वजह से कई बार लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और फिर अपना बड़ा जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं आपका चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इतना डराएगा कि आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे और फिर आपको कन्विंस करेगा कि आपके अकाउंट्स में जो राशि है वो आपको वापस प्राप्त हो जाए। तो ये हो गया पहला प्लेयर जिससे आपको डरना नहीं है। दूसरा प्लेयर आता है आपका जो होता है लाभार्थी बैंक अकाउंट, अर्थात बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर, जिसका मतलब वो अकाउंट होल्डर जिसके खाते में राशि आपने से ट्रांसफर कराई गई। तो वो व्यक्ति दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो साइबर अपराधी का ही अकाउंट होगा या वो फर्जी अकाउंट होगा। साइबर अपराधी कई बार किराए पर भी अकाउंट ले लेते हैं और कई बार फर्जी अकाउंट भी खुलवाते हैं। तो दूसरा प्लेयर वो हो गया। और तीसरा प्लेयर होता है बैंक या बैंक के ऑफिसर, जो ऐसे अपराधों के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करते हैं, बिना केवाईसी के अकाउंट ओपन करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों को खाते ओपन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंतर्गत आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो एक आपके यदि कोई बैंक फर्जी खाता खोले, भाई अगर कोई डिजिटल अरेस्ट करेगा या साइबर अपराध करेगा, पर अगर उसको कोई खाता ही ना मिले जिसमें वो राशि ट्रांसफर करके निकाल सके, तो वो अपराध ही नहीं करेगा। तो जितना रोल उसका है साइबर डिजिटल अरेस्ट करने में, उतना ही बड़ा रोल है किसी व्यक्ति का बैंक खाता खोलकर उसको देने में, क्योंकि वो वहां से राशि
बाहर निकालता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, हद तो तब हो गई जब एक बार डिजिटल अरेस्ट के लिए एक आरोपी ने एक सीधा इंदौर के एडिशनल डीसीपी सर को ही कॉल कर दिया, और जब उन्होंने फोन उठाया तो वो हैरान हो गए, क्योंकि ये भी स्वयं वर्दी में थे और सामने वाला भी पुलिस की ही वर्दी में बात कर रहा था। इसी तरीके से अगर हम और भी पैटर्न की बात करें तो खंडवा में एक केस हुआ जिसमें एक नर्सिंग ऑफिसर को 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इसके अलावा सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला भी तत्कालिक रूप से ग्वालियर का आया, जिसमें कि लगभग 30 दिन से ज्यादा एक महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। तो ऐसे मामले बहुत सारे हैं। और भी हम अगर मामलों की बात करें, एनडीटीवी द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई कि वर्तमान में 2024 में डिजिटल अरेस्ट के लगभग 6000 से ज्यादा अपराधों की रिपोर्ट हुई है, जिसमें 6 लाख संदिग्ध फोनों को पुलिस के द्वारा बंद भी कराया गया। 3,25,000 फर्जी बैंक अकाउंट उसमें शामिल थे। तो ये अलग अलग जगह से होते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग कांटेक्ट करते हैं और आपके संपर्क आते हैं। तो इसमें अलग अलग इसकी जो कार्य प्रणाली है उसको भी हम समझेंगे कैसे होता है। वहीं अभी कुछ टाइम पहले इंदौर के जो नवंबर 2024 में दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी, जिसके अनुसार 3 महीने में 35 डिजिटल अरेस्ट हुए, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई। मेरे सामने वर्तमान में लगभग 5 से 6 केस आ चुके हैं, जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट में लोगों की करोड़ों राशि जा चुकी है। तो आखिर ये क्या है, क्यों इतनी जल्दी लोग इसमें आसानी से जाते हैं, जबकि इसमें जो केसेस में विक्टिम है कोई भी आपको अनपढ़ व्यक्ति या कोई भी ऐसा जो ना समझ व्यक्ति नहीं मिलेगा। सभी व्यक्ति रेपुटेटेड हैं, जॉब वाले लोग हैं, तो शासकीय कर्मचारी हो सकते हैं, या कभी कभी आप ये देखेंगे कि अभी कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर्स का केस आया था, तो बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो भी डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आ रहे हैं। जबकि पुलिस के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लगातार जानकारी दी जा रही है कि साइबर कानून में, आईटी एक्ट में या अन्य आपराधिक जो कानून भारत के हैं, किसी भी कानून में अभी डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी परिभाषा नहीं है। इसको लेकर क्या कानून है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 43A ये कहता है कि यदि कोई आपकी रीजनेबल सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है या प्रोसेस करता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब आपकी बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी और या उससे संबंधित कोई सेवा देता है, तो वो भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करता है। तो आईटी एक्ट की धारा 43A के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप उन बैंकों के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो जिन बैंकों के खातों में आपकी राशि ट्रांसफर हुई है। यदि उन खातों को खोलने में, वो खाता जो खोले गए हैं वो फर्जी है, या उन खातों को खोलने में बैंक द्वारा पूर्ण केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया गया जो आरबीआई के द्वारा जारी किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बैंक जिनके खातों में राशि ट्रांसफर हुई है उन्हें आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से संबंधित सेवा देने के लिए, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैंडल देने में जो लापरवाही की गई उसके अगेंस्ट में दोषी मानते हुए आईटी एक्ट की धारा 43A के तहत आपको हुए नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है। अभी कुछ समय पहले एक मैंने केस फाइल किया जिसमें कि एक व्यक्ति है जिनके साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ, और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में उनकी जो राशि गई, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का मतलब होता है कि जो आप शेयर मार्केट के नाम पे फर्जीवाड़ा करना और गलत खातों में रुपए राशि ट्रांसफर कराना। वर्तमान में दिसंबर 2024 में ही मैंने एक केस फाइल किया जिसमें 86 लाख का फ्रॉड हुआ था, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड था, और इसमें जिन फर्जी खातों में राशि ट्रांसफर हुई उन बैंकों के खिलाफ मैंने केस फाइल किया जिन्होंने वो फर्जी खाते खोले या केवाईसी का पालन नहीं किया खाते खोलने में, और उन खातों में रुपए ट्रांसफर करके अपराधियों ने वो राशि बाहर निकाल ली। ये मैंने केस अभी वर्तमान जो आईटी एक्ट में एक विशेष न्यायालय होता है, द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो वर्तमान एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की कोर्ट में मैंने ये केस फाइल किया और ये केस कोर्ट के द्वारा स्वीकार भी किया गया और बैंकों को, सभी बेनिफिशियरी खाता धारक बैंकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अर्थात हम डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर अपराध की घटनाओं में जिसमें जो राशि ट्रांसफर की है वो फर्जी खातों में की गई है या बिना केवाईसी का पालन किए हुए खाते खोले गए हैं, ऐसे मामलों में आप इस कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं जहां पे आपको हुए संपूर्ण नुकसान के साथ में जो आप विथ इंटरेस्ट आपको वापस राशि प्राप्त करने का प्रावधान है। और महत्वपूर्ण ये है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है। आईटी एक्ट की धारा 46 में द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का गठन किया गया है जो अधिकतम 6 माह में
किसी भी प्रकरण का निराकरण करने का जिसके लिए प्रावधान है। तो बिल्कुल आपके साथ अगर कभी कोई घटना होती है तो सबसे पहले तो 1930 पे कंप्लेंट करना है ताकि राशि रुक जाए। दूसरा, फिर आपको इस सिविल कोर्ट में आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, IT की सिविल कोर्ट में, जहां से आपको क्षतिपूर्ति हो सकती है। तो डिजिटल अरेस्ट से डरे नहीं। आपको कोई कॉल आता है तो वापस मैं कहूंगा उसका रिस्पॉन्स ना करें, तुरंत 1930 पे शिकायत करें, पुलिस में शिकायत करें, और यदि कोई क्षति हो गई है तो न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में क्षतिपूर्ति करें। एक और अन्य केस आपने सुना होगा जिसमें कि न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लखनऊ से थी, उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनसे 2,81,00,000 की ठगी की गई। ये सबसे बड़ा मामला था। ऐसे ही एक मामला इंदौर का आया, जिनके अकाउंट से 1,51,00,000 के आसपास लगभग डिजिटल अरेस्ट करके CBI के नाम पे लिए गए। तो जो डॉक्टर्स थे उनके पास कॉल गया कि ट्राई अधिकारी बनकर कॉल गया कि आपकी सिम का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है, वो डर गए। क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे समझना होगा कि अगर हमसे कुछ गलती हुई भी है तो पुलिस हमें कांटेक्ट करेगी, हमारे घर आएगी, हमें नोटिस देगी, ना कि फोन पर बात करेगी। फोन पर बात करने के बाद में ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि इतना अमाउंट आपको हमें ट्रांसफर करना है। कभी भी पुलिस आपसे बैंक अकाउंट में अपने या पुलिस के किसी ऑफिशियल अकाउंट कभी होता ही नहीं जिसमें आपसे किसी आरोपी से रुपए ट्रांसफर करा जाए, ये चेक करने के लिए कि जो आपके पास राशि है वो गलत है या सही है। और सामान्य रूप से जो अपराधी होते हैं वो यही कहते हैं कि आपके अकाउंट में जो पेमेंट आया है ये आपराधिक पेमेंट है, ये फर्जी पेमेंट है, इसलिए ये आप हमें ट्रांसफर करोगे तो हम चेक करेंगे कि ये पेमेंट सही है गलत, और वो आपसे पेमेंट ट्रांसफर कराते हैं। ये आपको नहीं करना है। तो यदि किसी ने गलती से रुपए डाल भी दिए हैं तो इसकी रिकवरी उन बैंकों से की जा सकती है जिन बैंकों में खाते थे अपराधियों के, मतलब आपकी राशि जिन खातों में ट्रांसफर हुई है उन बैंकों के खिलाफ आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 46 IT एक्ट की कोर्ट, जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पे सिविल केस फाइल करके आपके हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं अंडर सेक्शन 46 ऑफ IT एक्ट एंड 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत आपको केस फाइल करना होगा। तो अब हम बात करेंगे कि यदि किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट जैसी घटना घटित हो जाती है तो आपको क्या करना है, क्या कानूनी प्रावधान है जहां से आपकी राशि प्राप्त हो सकती है, कहां पे आपको इसमें सुविधा मिलेगी। तो यदि कभी किसी के साथ ऐसी कुछ घटना होती है, कोई फोन आता है, तो सबसे पहले बिना डरे आपको 1930 पर कंप्लेंट करनी है। लोकल थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं, साइबर पुलिस से कंप्लेंट कर सकते हैं, www.cybercrime.gov.in पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये फर्जी पुलिस होगी तो नो डाउट इस पे कार्रवाई हो जाएगी, फर्जी जो व्यक्ति होंगे, तो इसलिए आपको कंप्लेंट करना जरूरी है। अब आता दूसरा क्वेश्चन, जब आप कंप्लेंट करेंगे तो बिल्कुल उसमें अगर मामला आपका सही है, आपको नुकसान हुआ है, तो पुलिस इसमें जांच करेगी, अपराधियों को पकड़ेगी, FIR दर्ज होगी। लेकिन यहाँ जानना जरूरी है कि यदि जो नुकसान आपको हुआ है, क्या कोई अन्य रास्ता भी है जहां से आपके पूरे नुकसान की, जो डिजिटल अरेस्ट में आपकी राशि गई, उसकी रिकवरी कैसे होगी, उसको क्षतिपूर्ति कहां से आप करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि डिजिटल अरेस्ट के जैसे साइबर अपराध में किन किन लोगों की भूमिका होती है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों की भूमिका मुझे समझ में आती है। पहला है साइबर अपराधी जालसाज, जो ये आपको कॉल करता है, पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में कॉल करता है या अन्य कानूनी एजेंसी के नाम पे कॉल करता है। उसका काम होता है सबसे पहले आपको कॉल करना और ये आपको सिद्ध करना, ये आपको साबित करना कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ही ऑफिसर है। तो जब वो व्यक्ति आपको फोर्स करता है, आप देखते हैं कि उसके पीछे वीडियो लगे हैं, फोटोज लगे हैं महापुरुषों के, तो वो गलत हो सकते हैं, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है। दूसरा, जब आप एक बार उसकी बातों में यदि आ गए तो फिर वो आपको डराएगा, और वो इस हद तक डराएगा कि आपसे किसी से बात करने मना कर देगा, आप किसी से बात नहीं करोगे, बाहर जाने मना कर देगा, घूमने मना कर देगा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। यदि आपके पास कोई फोन आता है पुलिस के नाम से तो इसकी तुरंत शिकायत 1930 पर करें और या लोकल थाने में संपर्क करें। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।